नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने मलबे का मालिक कहानी का सारांश और समीक्षा लेकर इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुई हूँ। लेखक का नाम मोहन राकेश है। आइए अब इस कहानी का सारांश हम देख लेते हैं। मलबे का मालिक कहानी का सबसे पहले हम सारांश देखेंगे। सारांश और समीक्षा हम दोनों ही साथ में देखेंगे। हिंदी के प्रख्यात लेखकों में से एक मोहन राकेश हैं। उनका आधे अधूरे नाम से लिखा गया नाटक भारत के नाटक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय हुआ था। मलबे का मालिक कहानी भी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध लोकप्रिय कहानी है। कहानी का प्रकाशन 1956 में हुआ था, जो नए बादल कहानी संग्रह में संकलित है। आइए अब इस कहानी का जो विषय लेखक ने चुना है उस पर भी हम विचार कर लेते हैं कि आखिर लेखक ने मलबे का मालिक विषय को ही अपना कहानी का शीर्षक क्यों चुना। सामाजिक संबंधों का सांप्रदायिक बिखराव और भयावह अमानवीयता मलबे का मालिक कहानी का विषय है, जिसका अर्थ व्यापक रूप में भी लिया जा सकता है। मलबे का मालिक नामक यह कहानी व्यक्तिगत और सामाजिक त्रासदी और जो समाज के सामाजिक संबंधों भरोसे के टूटने से जन्मी है। समाज के लोगों की कोई ऐसी भीड़ नहीं बल्कि वह तो संबंधों का ऐसा जंजाल होता है जो आपसी भरोसे पर टिका रहता है। इसी भरोसे से बंधकर आसपास रहने वाले लोग एक साथ सारे रिश्ते का निर्माण करते हैं, जहाँ से हम पारिवारिक रक्त संबंधों को ही नहीं जीते बल्कि भरोसे पर आधारित इन सामाजिक संबंधों को जीते हैं। मलबे का मालिक कहानी भी इसी सामाजिक भरोसे के बिखराव को उद्घाटित करती है। विषय से आप समझ ही गए होंगे कि लेखक ने जो है सामाजिक जो संबंध जो हम स्वयं चुनते हैं, जो रक्त संबंध नहीं होते, यानी कि हमारे आस पड़ोस में जो रिश्ते हम बनाते हैं और जिनसे हम रिश्ता जोड़ते हैं, उस रिश्ता जो केवल एक त्रासदी और विभाजन से बिखर जाता है, तो इसका जो मनोदशा है और रिश्ते का बिखराव किस प्रकार से किया गया है, ये सब कहानी में लेखक ने बड़े ही मानवीय रूप में इसको उद्घाटित किया है। चलिए अब इस कहानी का सारांश भी हम देख लेते हैं। कहानी का सारांश इस प्रकार से है। कहानी की कथा अब्दुल गनी नामक व्यक्ति से जो 7 वर्षों के बाद पाकिस्तान से भारत पर्यटकों के एक समूह के साथ आया है हॉकी के एक मैच को देखने के लिए। लेकिन यह मैच तो एक सिर्फ उसके लिए बहाना भर था। असल में वह तो अपने घर को दोबारा देखने के लिए आया था, उस देश में जहां बंटवारे के समय दंगों के चलते डर के मारे वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया था। अब्दुल गनी धीरे धीरे अमृतसर के बासा बाजार वाले मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा था। वह देखता है कि 7 सालों में ही कितना कुछ बदल गया है। वो अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते को भी भूल सा गया था। जगह जगह वो नई इमारतें बन गई थी। हालांकि बीच बीच में एक ऐसे भी मकान दिख जाते थे जो दंगों के समय जलाकर राख कर दिए गए थे। एक गली मोहल्ले पर पहुंचकर भटक जाता है। तभी उसे एक युवक दिखलाई देता है जिसे वो देखते ही पहचान जाता है। अब्दुल गनी उसे आवाज़ देता है, मोनरी। यह मोनरी कभी अब्दुल गनी के परिवार का पड़ोसी था। मनोरी भी अब्दुल गनी को पहचान लेता है और उसे उसका हाल चाल पूछता है। मनोरी उससे आने का कारण पूछता है तो अब्दुल गनी कहता है कि चिराग और उसके बीवी बच्चे तो मुझे अब मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार अपनी मकान की सूरत देख लूं। इतना बोलते ही बोलते अब्दुल गनी की आंखों में से आंसू निकल आए। मनोरी अब्दुल गनी की बाहें अपने हाथों में ले ली और बोला, चलो मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। जहाँ कभी अब्दुल गनी ने नया मकान बनाया था, अब वह टूटे फूटे मकान का मलबा इकट्ठा था। मलबे की तरफ इशारा करते हुए मनोरी ने कहा, यह तुम्हारा मकान है, जो अब मलबे में तब्दील हो गया था।
अपने नए मकान को इस हालत में देख जाने की कल्पना शायद अब्दुल गनी ने नहीं की थी। उसके मुंह से निकला मलबा। इसके बाद मनोरी ने बताया कि उसके मकान को उसी समय आग लगा दी गई थी, लेकिन मनोरी ने अब्दुल गनी को यही नहीं बताया कि घर को आग लगाने से पहले उसके बेटे चिरागुद्दीन को घर से बाहर गली में बुला के रखे पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला था। चिरागुद्दीन की बीवी और बेटियों की लाशें बाद में नहर के पानी में मिली थी। कहानीकार ने सामने पेड़ अपने घर के मलबे को देखकर अब्दुल गनी विचलित स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहाँ तहाँ टूटी और जली हुई ईंट बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब निकल जा चुका था यह किसी को भी पता नहीं था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट ना जाने कैसे बचा रह गया। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थीं। कालिक पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तरह उभर आई थी। एक तह जो होती है वो उभर आई थी। उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर वह बैठ गया। उसका सिर भी चौखट से और उसके मुंह से बिलखने की आवाज़ निकली। इसी बीच तमाम लोगों को मालूम पड़ गया कि अब्दुल गनी पाकिस्तान से वापस अपने घर लौट आया है। लोग मन ही मन में सोच रहे थे कि उसे सारी कहानी मालूम पड़ गई होगी कि वह पहलवान को नहीं छोड़ेगा। जिस पहलवान ने उसके बेटे चिरागुद्दीन की हत्या कर दी थी, तो सब ने यही सोचा कि मनोरी ने जो है अब्दुल गनी को उसके बेटे की कहानी बता दी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मनोरी ने अब्दुल गनी को यह घटना बताई ही नहीं थी कि रखे पहलवान और उसके साथी ने मिलकर उसके बेटे चिरागुद्दीन को मार डाला था। वहीं थोड़ी सी दूरी पर स्थित एक कुएं के पास पीपल के नीचे बैठे हुए रखे पहलवान यह सब देख रहे थे, लेकिन यह देखकर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कैसे अब्दुल गनी जो है उसकी जो मनोदशा है, कि कैसे वो अपने टूटे फूटे जो मकान था उसका जो मलबा है उसके पास वो बिलख बिलख के अपनी औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए रो रहा था। तो उसको देखकर पहलवान के हृदय में कोई भी भावनाएं नहीं उकर रही थीं। अब्दुल गनी को कहीं सारी कहानी मालूम ना पड़ जाए, यह सोचकर उसका एक साथी जो था पहलवान का, वो चिंतित हो उठा था। अब्दुल गनी अपने टूटे मकान और अपने बेटे चिरागुद्दीन का मातम मनाकर वापस लौटने लगता है। अपने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई और उसी कुएं के पास से गुजरता है जहां रखे पहलवान बैठा हुआ था। अब्दुल गनी ने उसे एक नज़र देखकर पहचान लेता है और मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी तरफ अपनी दोनों बाहें खोलकर कहता है कि तुम सब लोग कैसे हो। रके पहलवान का गला सूख जाता है, उसकी जुबान अटक जाती है। जिसके बेटे को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मार गिरा दिया था, वह अभी भी इस बात से अनजान है। उसी का बाप अब्दुल गनी पहलवान से गले मिलने की कोशिश करता है। इस सवाल के साथ यह सब क्या हो गया? तुम लोग के रहते हुए मेरा बेटा अपने पूरे परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। यह वह कहानी का चरम है जहाँ दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। इसके बाद 2 छोटी छोटी बात जो पूरी कहानी में बड़े तर्कों का विस्तार लेती है। पहली कि अब्दुल गनी अपने बेटे की मौत का मातम बनाकर, दूसरी वह यह मानकर वापस पाकिस्तान चला जाता है कि उसे घर में रहने की गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे आसपास पड़ोस से मदद लेनी चाहिए थी, तब शायद मैं अपने परिवार और मकान को बचा सकता था। लेकिन अब वह मकान ऐसे निरर्थक मलबे में तब्दील हो गया था जहाँ कीड़े मकोड़े आवारा कुत्ते बसते हैं।
ठीक है, अब कहानी से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि शीर्षक जो लेखक ने चुना है वो बिल्कुल सार्थक शीर्षक है। अब इस कहानी की जो मूल संवेदना है उसको भी हम देख लेते हैं। कहानी में जिस मलबे का जिक्र किया गया है वह मलबा किसी मकान के ढहने से नहीं बनता, बल्कि घर और सामाजिक संबंधों के ढहने से बना है। वे सामाजिक संबंध और भरोसा जो आपसी रिश्ते से बने थे, किंतु विभाजन की त्रासदी से बिखर गए थे। मोहन राकेश ने मलबे का मालिक कहानी के माध्यम से कमज़ोर होती हमारी सामाजिकता और नागरिकता को उद्घाटित किया है। सांप्रदायिक सोच और उन्माद कैसे हमें हमारे ही सामाजिक परिवेश और माहौल में निरंतर कमज़ोर बनाते चले जाते हैं, इसका सटीक रूप में लेखक द्वारा रेखांकन किया गया है। वस्तुतः खंडित सामाजिक और कमज़ोर नागरिकता मलबे का मालिक कहानी की मूल भाव संवेदना है। कहानी का तत्कालिक संदर्भ भारत विभाजन की त्रासदी से था, किंतु साहित्य में उसका प्रभाव केवल काल विशेष रूप में दिखाई देता है। यह कहानी हमारे समाज के आज के विभाजनकारी परिवेश और सामाजिक चिंता के साथ हमें जोड़ने का काम करती है। अब हम इसके पात्र एवं चरित्र चित्रण भी देख लेते हैं। मलबे का मालिक कहानी के पात्रों की संख्या सीमित है। कहानी में अब्दुल गनी रके पहलवान मुख्य पात्र हैं। मनोरी पात्र गौण है। कहानीकार ने पहलवान के माध्यम से सांप्रदायिकता के जहर को तथा अब्दुल गनी के माध्यम से मानवीय उदारता को प्रकट किया है। अब्दुल गनी का पूरा परिवार समाप्त हो गया है। उसका रोम रोम अपने परिवार के लिए रो रहा है, लेकिन कहानी के अंत में फिर भी वो दूसरों के लिए अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह तुम उन लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुश रहो, खुशियाँ देखो। अब इस कहानी का जो देश काल है, वातावरण है, उसको भी हम देख लेते हैं। देश काल और वातावरण से अभिप्राय कहानी के समय, स्थान, परिवेश, परंपरा आदि से होता है। देशकाल एवं वातावरण में कहानी में स्वाभाविकता और मौलिकता का समावेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैसे तो कहानी में देशकाल और वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन मलबे का मालिक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के समय की कहानी है, जिससे देशकाल और वातावरण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस आधार पर कहानी बन गई है। लेखक ने अमृतसर की चहल पहल, मकान, उसके मोहल्ले का बड़ा सजीव चित्रण पाठकों के समक्ष रखा है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जिस रास्ते में भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्साहपूर्व उन सबको देखते, मुसलमानों को आते देख से रास्ते से हट जाते थे, जबकि दूसरे आगे बढ़कर बगलगिरी होने लगते थे। अब मलबे का मालिक कहानी की जो भाषा और शैली है वो भी हम देख लेते हैं। मलबे का मालिक कहानी की भाषा सरल, सहज, सुबोध तथा परवाहमयी है। तत्सम, देशज आदि शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। कहानी का जो मुख्य पात्र अब्दुल गनी है वो एक मुस्लिम पात्र है, तो इसमें अधिकांश जो शब्द हैं वो उर्दू भाषा से लिए गए हैं। वाक्य विन्यास जो है अत्यंत प्रभावशाली हैं। बाकी जो छोटे छोटे हैं लेकिन बौद्धिकता पर आधारित हैं। शैली का प्रयोग जो मलबे के कहानी में देखें तो इसमें वर्णनात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक रूप में किया गया है। कहीं कहीं पे हम संवेदनात्मक शैली का भी प्रयोग देख सकते हैं। अब कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक साहित्यकार जो है अपनी कहानी की रचना जो करता है वो किसी न किसी उद्देश्य से करता है। यहाँ पर लेखक का जो उद्देश्य है वो हम उसकी कथा वस्तु से पहले ही अंदाज़ा लगा चुके हैं कि कहानी का उद्देश्य क्या होगा। फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मलबे का मालिक कहानी भी इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि इस कहानी में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा का जो मानविक चित्रण लेखक द्वारा किया गया है वही लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। उस उद्देश्य के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार 1947 में भारत पाक विभाजन के समय घृणा और हिंसा जैसी आग ने जिसे मानव संबंधों को जलाकर राख कर दिया था, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय मानवीय संबंधों में जो दरार आ गई थी उसकी भरपाई शायद सदियों तक हम
नहीं कर पाएंगे और जो संभव भी नहीं है। ठीक है, यही कहानीकार का जो मेन है वो उद्देश्य यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहीं पे ये कहानी जो है इसका सारांश और जो इसकी समीक्षा है वो समाप्त होती हैं। अगर आपको ये कहानी वाकई आपके हृदय को जो है स्पर्श करती है और अगर कहानी की विषय वस्तु आपको पसंद आती है और मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही कहानियों के शीर्षक उठाऊं जिनकी जो संवेदना है वो स्पष्ट रूप से हमें भी समझ में आए और अगले आपको भी समझ में आए। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।